असम में डिप्टी सीएम अरुण साव को 9 सीटों की जिम्मेदारी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 10 सीटों का चुनावी गणित संभालेंगे। सांसद विजय बघेल को भी 10 सीटों का दायित्व। पश्चिम बंगाल में संगठन महामंत्री पवन साय को 56 सीटों की कमान। विधायक राजेश मुणत, वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा भी सक्रिय। असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी बिसात सज चुकी है और बीजेपी ने इस बार इंटर स्टेट स्ट्रेटेजी पर भरोसा जताया है। स्थानीय चेहरों के साथ बाहरी अनुभवी नेताओं की तैनाती ताकि संगठन, बूथ मैनेजमेंट और ग्राउंड कनेक्ट में कमी न रहे। छत्तीसगढ़ के नेताओं को खास तौर पर इसलिए भेजा गया है क्योंकि यहाँ संगठन विस्तार और चुनावी प्रबंधन को पार्टी अपनी बड़ी ताकत मानती है। लेकिन इस रणनीति पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस तंज कस रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी के नेता अपने राज्य में काम नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे राज्यों में जाकर सिर्फ बयानबाजी करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाकर बोलेंगे क्या? एक तो अपने प्रदेश में काम कर नहीं पा रहे हैं तो वहां पे जाकर सिर्फ झूठ बोलने का काम करेंगे, एक दूसरे लड़ाने का काम करेंगे। मतलब कुल मिलाकर दूसरे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, वो झूठ बोलने का और एक दूसरे लड़ाने के सिवाय इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब छत्तीसगढ़ के नेताओं को बाहर जिम्मेदारी दी गई हो। झारखंड, बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश में भी ये चेहरे स्टार प्रचारक और प्रभारी की भूमिका निभा चुके हैं। पिछले चुनावों में बूथ मैनेजमेंट और कार्यकर्ता ट्रेनिंग पर खास फोकस रहा और अब उसी फॉर्मूले के साथ असम और बंगाल में एंट्री की तैयारी है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिस पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जहां भूपेश बघेल जाते हैं वहां कांग्रेस का सफाया तय हो जाता है। अभी असम में चुनाव होने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी के भी पांव पड़े और जहां जहां भूपेश बघेल जी के पांव पड़ते हैं वहां वहां कांग्रेस का सफाया हो जाता है। चाहे आप पिछला उत्तर प्रदेश का चुनाव ले लीजिए, पिछले बार असम का चुनाव ले लीजिए, जहां पर भी वो गए हैं वहां पे पूरी गारंटी रहती है कांग्रेस के सफाया होने की। और हम तो चाहेंगे ही कि उनको जिम्मेदारी असम में भी मिले। असम और पश्चिम बंगाल की जंग अब सिर्फ स्थानीय नहीं रही, इसमें छत्तीसगढ़ फैक्टर खुलकर सामने आ गया है। रणनीति बाहर से, जमीन पर मुकाबला स्थानीय और दाव दोनों दलों के प्रतिष्ठा का। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनावी राज्यों में फिर चलेगा छत्तीसगढ़ मॉडल या सियासी समीकरण बदल देंगे पूरा खेल। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में चल रही उस सियासत की जिसके परिणाम आएंगे बाहर। जी हां, होने वाले हैं 2 महत्वपूर्ण चुनाव, बंगाल और असम के, और यहां पर ताकत झोंक रही है भाजपा और कांग्रेस। वहीं इसमें हिस्सेदारी निभाएंगे छत्तीसगढ़ के दोनों ही पार्टियों के नेता। तो दोनों ही पार्टियों के नेता जब यहाँ पर अपनी ताकत आजमाएंगे तो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव में लगी होगी, उनकी क्षमता का भी आकलन होगा, और जब ये सब आकलन होगा तो यहाँ पर अभी से सियासी गर्माहट बढ़ गई है। कौन जीतेगा इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं और परिणाम के पहले ही एक दूसरे को पटकनी देने की तैयारी भी दिखाई देती है। इसी पर आज डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार नेता अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और जब रस्साकसी बाहर के प्रदेशों में हो रही है और बयान यहाँ चल रहे हैं तो उसका विश्लेषण हमें समझाएंगे डॉक्टर अनिल द्विवेदी, विश्लेषक के तौर पर हमारे बीच है, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया किसकी ड्यूटी कहाँ लगी है और ड्यूटी लगते ही बयान आ गए। क्या मायने हैं इसके और किस तरीके के परिणाम का आकलन छत्तीसगढ़ पे असर डालेगा, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले
हम अनिल जी से ही शुरुआत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में एक जगह परिणाम आता है लेकिन उसका असर देश में अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्तियों पर भी पड़ता है। इस बार जब असम और बंगाल में ये चुनावी युद्ध होगा तो छत्तीसगढ़ में क्या असर दिखाई देगा, किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है, किसको नुकसान फायदा हो सकता है? देखिए मोहन जी, असम एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसलिए वहाँ के चुनाव की फिजा अलग है, वहाँ के मुद्दे अलग हैं, वहाँ की सीमाएं अलग हैं। इसलिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में उसका कोई बहुत चुनावी असर नहीं पड़ता है। सिर्फ जो दल हार जीतता है उसकी उत्साह उसका बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जो दल हारता है वो कहीं न कहीं आत्मावलोकन करता है। और ये हर चुनाव में हम होता है, कॉमन। लेकिन इस बार असम के चुनाव होने के 6-7 महीने पहले फिजा बदलने लगी और ऐसा समझा जा रहा है कि जिस तरह वहां के मुख्यमंत्री का एक वीडियो आया जिसमें वो 2 टोपीधारी व्यक्तियों को बंदूक दिखाते हुए दिख रहे हैं, ये बड़ा थोड़ा सा दुखजनक है। एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस तरह का वीडियो जारी करेगा तो कहां है आपकी धर्मनिरपेक्षता की भावनाएं? लेकिन चुनाव है, वहां मुद्दे जो हैं वो प्रभावी होते हैं। इसलिए हिंदुत्व के मुद्दे को जागृत करने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा ने यह वीडियो जारी किया और यह कांग्रेस की ही उपज है। कांग्रेस में ही कभी बिस्व शर्मा थे, बाद में वो बीजेपी में आ गए और एज एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे हैं। ये जरूर है कि उन्होंने जिस तरह घुसपैठियों पर कमर कसी, जिस तरह उन्होंने वहां पे अवैध घुसपैठ कर रहे उन लोगों को वहां बढ़ाया, जिस तरह उन्होंने सीआर पर अपना रुख दिखाया, जिस तरह वहां उन्होंने हिंदुत्ववादी मुद्दों को उठाया है, उससे उनकी लोकप्रियता तो बढ़ी है। और इस बार चुनाव में कांग्रेस के लिए वही सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है। कांग्रेस के वहां लीडर की विकल्प खड़ा हो गया है कि नेतृत्व कौन करेगा उन चुनावों का। कोई एक बड़ा नेता वहां दिखाई नहीं देता असम में। तो इसलिए बीजेपी ने जहां तक वहां के लोगों को उतारा है और कई जिम्मेदारी दी है। अब ये देखना होगा कि पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारी मिली थी असम की। ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत प्रभाव डाला था क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो 1-2 मुद्दे थे उनके चुनावी घोषणा पत्र में असम में कांग्रेस ने उसका उपयोग किया था और उसके चलते कुछ सीटें उसकी बड़ी थी। इसलिए भूपेश बघेल अगर इस बार फिर से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो थोड़ी टक्कर बीजेपी के नेताओं को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी इसी माहौल से ढल के गए हैं और भूपेश बघेल भी इसी माहौल से ढल के गए। इसलिए लड़ाई को समझने में, लड़ाई को जीतने में ज्यादा असरकारक यहां का माहौल होगा। बिल्कुल ठीक है, तो काफ़ी असर करेगी राजनीति, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और असम में तो सबकी निगाहें इसलिए भी रहेंगी कि क्यों एक बार फिर भूपेश बघेल बनाम हेमंता बिस्वा शर्मा की जंग देखने को मिल रही है। अभी मानहानि का दावा हो ही गया है और उसके बावजूद लगातार सक्रियता बघेल जी वहाँ बनाए हुए हैं। अब एक एक करके दोनों ही पार्टियों की ओर चलते हैं। पहले हम अमरजीत चावला जी से शुरुआत करते हैं। विपक्ष में वो लोग हैं, उनके यहाँ भी ड्यूटी लगी है, बीजेपी के लोगों की भी ड्यूटी लगी है। कैसे देखते हैं इस मोर्चा? जब बीजेपी के नेता संभालते हैं तो छोटा इलाका मिलता है, लेकिन वहाँ परिणाम अब तक जो आए हैं वो सफलतापूर्वक और सफलता के झंडे गाड़ने वाले ही रहे हैं। देखिए मोहन जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के भाजपा नेताओं, वरिष्ठ मंत्रियों की ड्यूटी वहां लगाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के मंत्री और नेताओं से तो यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता ही जवाब मांग रही है और वो सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं विकास के नाम पर। जनता उनसे पूछना चाह रही है कि भाई छत्तीसगढ़ में बजट, जो केंद्रीय बजट में अभी छत्तीसगढ़ के साथ जो छलावा हुआ उस पर जवाब दो। उससे वो बच रहे हैं और उससे बचकर वो आसाम भाग रहे हैं। जनता उनसे महंगाई, रोजगार और सामाजिक सौहार्द पर बातचीत करना चाहती है, उसका जवाब देने के बजाय वो असम जा रहे हैं। रही बात अरुण साहू जी की, ओपी चौधरी जी की वहाँ ड्यूटी लगी है, तो ये आप भी जानते हैं कि ये ड्यूटी नहीं है, ये वहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए और माल पानी छोड़ने के लिए उनकी ड्यूटी लगी है। इनको जानता कौन है वहाँ पर? हर पार्टी की लगती है। लेकिन क्या होता है, देखो असली सच्चाई ये है कि अभी जैसे बहुत चर्चा में था कि अडानी को लेकर जो समानता है आसाम में और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में भी पूरा जल जंगल जमीन, हसदेव के जंगल, पेड़, कोयला सब अडानी को दे दिए। वही काम आसाम में भी हो रहा है। ये 2 सिमिलरिटी है और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पर भी 3000 बीघा जमीन 1 रुपए फीट में अडानी को दे दिए बोलते हैं, और लगभग जो 1860 एकड़ जमीन होती है गरीबों को देने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, अडानी को पूरा बेच दिया। और जो प्लांट वहां पर अडानी लगा रहे हैं
उससे वहां पर भी पेड़ों की कटाई होनी है, जल मार्गों पर असर पड़ना है, स्थानीय जैव विविधताओं पर असर पड़ना है, स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद वहां पर दे दिए। असल में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी में आगे है और रोजगार और राहत देने के मामले में पीछे। तो ये फंड मैनेजमेंट के नाम से यहां के लोगों की वहां ड्यूटी लगाई गई है और यहां पर जो इनका विकास का मॉडल है, क्योंकि इनकी नजर में ऐसा है, आत्मनिर्भर भारत मतलब अडानी निर्भर भारत और विकसित भारत मतलब इनके जो चंद उद्योगपति मित्र हैं उनका विकास ही इनके लिए विकसित भारत की परिकल्पना है। उसी के तहत यह भेजा गया कि अडानी को जो जो सुविधा यहां दी है वो आसाम में भी जाकर दे सके, इसलिए इनकी ड्यूटी वहां लग रही है। ठीक है, इनकी ड्यूटी तो लग रही है, पर ये भूपेश बघेल जी की ड्यूटी लगी है, देवेंद्र यादव की ड्यूटी लगी है, विकास उपाध्याय, इनकी काहे की ड्यूटी लगी है? फिर ये क्या है, इन लोग मैनेजमेंट नहीं करेंगे क्या वहां? नहीं, देखिए क्या होता है, भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और जमीनी राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह हेलीकॉप्टर की प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति नहीं करते। असल में क्या होता है, देखो सच्चाई यही है कि हार जीत का फैसला तो जनता करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी लोगों को क्या है, चुनाव कम लड़ती है, मैनेज ज्यादा करती है। भाजपा नेताओं को सीजी से एक्सपोर्ट करने में बंगाल और असम की जनता का विश्वास तो इंपोर्ट होगा नहीं। तो क्या होता है, भूपेश बघेल से डरती है। भूपेश बघेल जी को क्या है, बूथ मैनेजमेंट और जमीनी राजनीति, और वो लड़ाकू नेता है तो उनको मालूम है कि भूपेश बघेल जी वहां गए हैं तो निश्चित तौर पे परिणाम आएगा। अब चूंकि अडानी को पूरा आसाम सौंप दिए तो इनको ये डर लग रहा है कि आसाम भैया हाथ से चला जाएगा। तो जैसे पूरा छत्तीसगढ़ अडानी के हाथों गिरवी रख दिए हैं वैसे ही आसाम रखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को वहां फंड मैनेजमेंट के लिए भेजा गया है। ठीक है, चलिए, दोनों ही पार्टियों की अपनी स्ट्रेटेजी है। सुंदरानी जी, अब बघेल जी से मुकाबला है असम में, गुजरात में भी ड्यूटी लगी है, इसके पहले बिहार के चुनाव में भी नेताओं की ड्यूटी लगी थी, परिणाम आप लोग के पक्ष में आए थे, लेकिन अब परिस्थिति दूसरी है, ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है। देखिए, कांग्रेस क्या दावा करती है, कांग्रेस के दावों में कितना कम होता है, मोहन जी सब आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां भी जाते हैं वहां पे विजयश्री लेके आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी मिलती है उसको पूरा करते हैं। मैं दीपक बैस जी को सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके वहाँ क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग जाके वहाँ, अरे वहाँ जाके बताएंगे कि हम 3100 रुपये में धान खरीद रहे हैं, हम धान खरीद रहे हैं 21 क्विंटल, हम यहाँ पे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, हम यहाँ पे नक्सलवाद को समाप्त किया है। ये उपलब्धियाँ हमारी और असम सरकार की अपने आप में बड़ी उपलब्धियाँ हैं। भूपेश बघेल जाके क्या करेंगे, वहाँ पे शराब घोटाला बताएंगे कि मैंने 5 साल कैसे शराब घोटाला किया छत्तीसगढ़ में, क्या खनिज का घोटाला किया, घोटालों पे घोटाले किए, यहाँ तक कि उनके मंत्रिमंडल के साथी भी आरोप के घेरे में रहे और जेल में रहे। उनका बेटा स्वयं शराब घोटाले में कहीं न कहीं सम्मिलित रहा और 6, 7, 8 महीने अंदर रह के यही बातें बताने छत्तीसगढ़ के लोग जाएंगे कि हमने 5 साल में छत्तीसगढ़ को कितना लूटा है कांग्रेस पार्टी ने, और वहाँ के कांग्रेस के नेताओं को गुर सिखाने जाएंगे कि अगर आप सत्ता में आ जाओ तो ऐसा ऐसा करना, आप लोग फंड रेजिंग करना, दिल्ली में भेजना प्रियंका जी और राहुल जी को और सोनिया जी को खुश करना, यही बताने के लिए जा रहे हैं। कहीं असर नहीं होगा असम में भूपेश बघेल जी का। हमारी लड़ाई तो और आसान हो जाएगी। भूपेश बघेल जैसा भ्रष्ट चेहरा अगर असम में कांग्रेस का प्रचार करेगा और हमारे साफ सुथरे चरित्र के नेता वहाँ पे ओपी चौधरी हों, चाहे अरुण साव जी हों, चाहे विजय बघेल जी हों, ये सारे नेता वहाँ पे असम में काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में पवन साय जी हमारे संगठन महामंत्री 56 सीटों के दायित्व को संभाल रहे हैं। पवन साय जी वो शख्सियत है जिसने कांग्रेस की 70-72 विधायकों की टीम को यहाँ पे हरवा दिया और 35 सीट पे आके कांग्रेस रुक गई। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में किस प्रकार कांग्रेस को पराजित किया, कितने घमंड में रहती थी कांग्रेस पार्टी, वही पवन साय जी 56 सीटें बंगाल में संभालेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम बंगाल में भी लहरेगा। असम में फिर से हम सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये दावे दोनों ही पार्टियों के हैं। अनिल जी से लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्तियों का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कुशल प्रबंधन का, व्यक्ति के चेहरे का, दूसरी जगह से जाकर व्यक्ति कितने हद तक वहाँ पर इफेक्ट डाल देता है। देखिए मोहन जी, एक तो पहली बात यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पे आ रहे हैं
और कल उनकी वहाँ एक बड़ी चुनावी रैली है। उसके पहले बीजेपी ने एक तुरुप का इत्ता फेंका है और उसने जो चरा इदुमो जो मैदान है असम का, उसको विश्व सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर ख्याति दिलवा दी है, मान्यता दिलवा दी है। अब बीजेपी इसको एक वहाँ पर मुद्दा बनाएगी कि देखिए हमने असम के गौरव के लिए हमने ये किया। दूसरी बात कि बांग्लादेश में जो चुनाव हुए हैं, असम लगा हुआ है, बांग्लादेश से बॉर्डर से लगा हुआ है, वहां पर जिस तरह उदारवादी लोग जीत करके आए, उसका भी असर थोड़ा सा असम में पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ईसाई धर्मांतरण बहुत तेजी से बढ़ा है। कई जिले वहां पर ईसाई धर्मांतरित हो चुके हैं। हिंदुत्व का मामला जो है विश्व शर्मा वो कर ही रहे हैं, लगातार ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों के चलते बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है। कांग्रेस के माथे पर सिलवटें जरूर पड़ सकती है कि वो कौन से मुद्दे को ऐसे उठाएगी या कौन से लीडर ऐसा प्रस्तुत करेगी। अब सी चंद्रशेखर ने सही बोला कि अगर भूपेश बघेल को आप वहां बना चुके हैं तो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल की सरकार में जो जो हुआ बीजेपी वहां प्रचारित करेगी और इसके सामने वो रखेगी ओपी चौधरी को कि जो राज्य के वित्त मंत्री हैं, वो कहेगी कि युवाओं को कहेगी कि देखिए हमने युवाओं को मौका दिया, एक आईएएस थे और उन्हें छोड़ करके हमने बीजेपी ज्वाइन कराया और हमने वहां पर इनको चुनाव लड़वाया और जितवाया। तो नई पीढ़ी को आईएएस जैसे लोगों को भी पार्टी मौका दे रही है। बीजेपी इस मनोवैज्ञानिक जीत को युवाओं के भरोसे जीत सकती है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। दूसरी तरफ भूपेश बघेल के पास भी जरूर एक मॉडल तो होगा डेवलपमेंट का, क्योंकि पिछले चुनाव में भी उनको खड़ा किया गया, उसको सह प्रभारी बनाया गया भूपेश बघेल जी को, और वहां पर उन्होंने सीटें तो बढ़वाई कांग्रेस की, 3-4 सीटें बढ़ गई थी कांग्रेस की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा। यह सत्ता में आने के लिए काफी नहीं होता है। आपको विपक्ष में रहने के लिए आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि असम से सत्ता से गए कांग्रेस को काफी साल हो गए हैं। तो इस बार उसको खूब पसीना बहाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ यदि आप राहुल गांधी को लेकर के आएंगे तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि इसके पहले के चुनाव में राहुल गांधी का क्या असर पड़ा। उन्होंने जो मुद्दे उठाए उसको असम की जनता कितना स्वीकार्यता देती है और कितना उसे जीत में कन्वर्ट करती है। ठीक है अमरजीत जी, अब बात तो ऐसी तुलना की होगी कि भाई जिस राज्य में जिस चेहरे पे चुनाव लड़ा वो राज्य में ही चुनाव मुख्यमंत्री के रूप में वो हार गए। अब बघेल जी को आसाम भेज दिया आपने, तो इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? देखिए, बात हर जगह फायदे और नुकसान की नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, विचारधारा की बात है। जनता जो फैसला करती है वो सिरोधार्य होता है, पर फर्क ये होगा कि सच्चाई ये है कि कांग्रेस जो है वो जमीनी मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और भाजपा जो है वो धर्म के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे, नफरत के नाम पर, जुमलों के आधार पर राजनीति लड़ती है। भाजपा डर और ध्रुवीकरण के साथ वोट की चोरी करके चुनाव जीतती है, इसलिए सही परिणाम सामने आ नहीं रहे, पर आने वाले समय में आएंगे। यह चुनाव जो है ये इवेंट मैनेजमेंट बनाम जन विश्वास का होगा और जीत जनता के विश्वास की होगी, मुझे पूरा भरोसा है। और रही बात भूपेश बघेल जी की, तो भूपेश बघेल जी के नाम से ही भारतीय जनता पार्टी को जो है नींद इनकी उड़ जाती है। वो इतना घबराते डरते, क्योंकि मालूम है कि वो जन आंदोलन से निकला हुआ नेता है, तो निश्चित तौर पे ये जो लोग जाएंगे। अब यहां के जो मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है ओपी चौधरी जी की और अरुण साहू जी की, मोहन जी मैं पूछना चाहता हूं कि पहले ये 2 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में हुई है, ये मंत्री पहले अपने विभागों का 2 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके बताए ना कि इन्होंने अपने गृह राज्य में भी क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। आसाम में ये सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां जाके इनको पैसा छोड़ना है, जो 2 साल यहां लूटा है इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से, वो पैसा वहां छोड़ना है, इसलिए इनकी ड्यूटी लगी है। अभी कुछ दिन पहले ही 1500 करोड़ रुपए की एक वायरल हो रही थी रील, बहुत तेजी के साथ वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एफआईआर भी हुई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के बेटे के ऊपर में। वो पैसा भी बिहार के चुनाव के समय कहां गया था, उसकी सच्चाई क्या था, इस पे बताए ना। ये असम का चुनाव तो वहां की जनता लड़ लेगी और अडानी को जो आसाम को सौंपने का जो षड्यंत्र वहां पर भी हो रहा है उसका भी जवाब जनता देगी। और इनको मालूम है ये अपनी संभावित हार से डर गए हैं, इसलिए ये मैनेजमेंट करके धर्म के नाम से, सांप्रदायिकता के नाम से, वोट चोरी के नाम से। अभी हमने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा कैसा, कितना गंदा उनका घिनौने वीडियो आया, वो तीर चला रहे हैं, मुसलमानों को डराने का काम कर रहे। राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में इस तरह का कोई स्थान नहीं है। और आखिरी में तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि तुम्हारी नफरतें बताती हैं कि तुम्हें प्यार की जरूरत है, जीतने अंधा कर दिया है तुम्हें एक हार की जरूरत है, और वो हार की शुरुआत आसाम से होने वाली है। इसीलिए भूपेश बघेल जी घबरा गए हैं, भूपेश बघेल जी से घबरा कर ये इस तरह की बात कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं। चलिए, तो ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन चुनौती तो है, क्योंकि दूसरी बार सरकार में लाना है, सारे लोग वहां पर लगे हुए हैं। बंगाल में तो विपक्ष में है बीजेपी, लेकिन असम में सत्ता पक्ष में रह चुकी है 10 साल। देखिए, जहाँ भी हमारी सरकार बनती है मोहन जी,
वहाँ पे सरकार हमारी रिपीट होती है, क्योंकि जनता का विश्वास हम जीतने में सफल होते हैं, जनता के सेवा के काम करने में हम सफल होते हैं, जनता का एजेंडा लेके हम चलते हैं। हमारे यहाँ पार्टी का एजेंडा नहीं होता है, यहाँ तो एक परिवार का एजेंडा कांग्रेस के पास में होता है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी से ऊपर उठ नहीं पाती कांग्रेस। एक टोकन मात्र इन्होंने 90 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखा है, लेकिन उनकी कुछ चलती नहीं है। जब भी चलती है तो राहुल जी और प्रियंका और सोनिया जी की चलती है। तो ये लोग विचारधारा की बात क्या करते हैं? इन्होंने तो कांग्रेस की विचारधारा को दफन कर दिया। कांग्रेस जिस उद्देश्य को लेकर राजनीतिक दल के रूप में बना था, वो उद्देश्य अब कहाँ रहा? महात्मा गांधी को इन्होंने भुला दिया, महात्मा गांधी इनको याद नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस की विचारधारा तो दफन हो चुकी है। अब तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और बड़ी संख्या में देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो धर्मनिरपेक्षता को महसूस करते थे, जिन्होंने कांग्रेस में एक परिवार की चाटुकारिता को पसंद नहीं किया, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए और आज शीर्ष पदों पे है, सम्मान है उनका। कांग्रेस पार्टी तो किसी को सम्मान देना नहीं चाहती, अपने घर को नहीं संभाल पाती, अपने लोगों को नहीं संभाल पाती, कभी किसी दल के आए हुए कार्यकर्ताओं को ये संभाल नहीं पाते। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कांग्रेस से कभी कोई खतरा नहीं है। वहाँ पे असम में फिर हमारी सरकार बनेगी, बड़े बहुमत के साथ बनेगी, पिछली बार से ज़्यादा सीटें हमारी असम में आएगी और हम बंगाल में भी भगवा लहराने में कामयाब होंगे। ठीक है, चलिए ये दावे हैं अनिल जी। ऐसे में एक कुशल प्रबंधन नेता की योग्यता भी दिखती है कि वो दूसरे प्रदेश में जाकर क्या परिणाम दिखाता है। ऐसे में इधर ओपी चौधरी, अरुण साव, पवन साय और उधर भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव, विकास उपाध्याय गए हैं। क्या देखते हैं इन चेहरों में क्या परिणाम में असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ तक बीजेपी की बात है, आप देखिए कि मैं देख रहा था कि पवन साय संगठन महामंत्री है और उनको 56 सीटों का प्रभारी बनाया गया है और पिछले 4-5 महीनों से वो लगे हुए वहाँ पर काम कर रहे हैं। और मंत्री जो हैं अभी अरुण साव हैं, ओपी चौधरी हैं या और भी नेता हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है वहाँ पर। तो वो अपने स्तर पर अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ वहाँ पर काम करेंगे। और पार्टी में देखिए अनुशासन बीजेपी में चलता है, अगर किसी ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया तो उसकी भी समीक्षा होती है। और आगे चल कर के आप देखिए कि नितिन नवीन के नेतृत्व में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते और भी जगह गए तो पार्टी ने उनको बढ़ा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो ये बीजेपी है जो जीतने पर अच्छा इनाम भी देती है और हारने पर उसकी समीक्षा भी करती है। मैं एक बात याद आगे मेरे को बताना चाहूँगा मोहन जी कि अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे पत्रकार लोग, तो कुछ हम असम के बॉर्डर से होते हुए गुजरे। एक जगह हम चाय पीने उतर गए, ढाबा जैसा था, वहाँ 8-10 लड़के, हमको लगा कि ये असम के ही है। हमने उनसे बात की कि भाई क्या वजन है यहाँ पर, क्यों विश्व शर्मा का इतना ज़्यादा लीडरशिप है। तो उन्होंने बोला कि देखिए बेसिकली है तो ये कांग्रेस का स्टेट, कांग्रेस वहाँ से जीतती रही है, कितने 15-15, 20-20 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने वहाँ राज किया। उसका वो सुनहरा दौर कांग्रेस क्यों नहीं लौटा पा रही है, ये देखने की जरूरत है। आपको नए चेहरे लाने होंगे। वहाँ के लोगों ने बोला कि यंग चेहरे कांग्रेस लाती नहीं है, वो बूढ़े बूढ़े थके हारे सीनियर चेहरों को खड़ा करती है। दूसरा, वहाँ जो एक अल्पसंख्यक वोटर है, जो मुसलमानों का जब वहां पर एक प्रभाव बढ़ा या जो वहां पर घुसपैठ हुई, उसके चलते जो लोकल आदिवासी थे उनमें बहुत बड़ा गुस्सा उतरा और उस गुस्से को वनवासी कल्याण आश्रम जो आरएसएस का संगठन उसने भुनाया और फिर वो धीरे से कन्वर्ट हुआ बीजेपी के वोट बैंक की तरफ। तो वो कांग्रेस के समय में हुआ, जैसे कश्मीर में बहुत बड़े हालात हुए थे, वैसे असम में भी बोडोलैंड और इसको लेकर के मांग उठती रही। तो समय पर यदि उसको कांग्रेस ने अपने हिसाब से कन्वर्ट किया होता, उस समस्या को खत्म किया होता, तो मुझे लग रहा आज कांग्रेस की सरकार वहां पर होती। लेकिन 15-20 सालों में बहुत कुछ बदला है। अच्छे नेता जो है अब बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी उन्हें मुद्दे दे रही है, बीजेपी हवा के रुख को पहचान रही है, बीजेपी जो है नए चेहरों पर भरोसा कर रही है। तो देखिए, किसी भी चुनाव को जीतने में ना बहुत से छोटे छोटे फैक्टर काम करते हैं। एक फैक्टर नहीं कि आपने राहुल गांधी को उतारा और आपको लगा कि हम चुनाव जीत जाएंगे। इसकी वजह सजेशन मेरा यह है कि कांग्रेस को इस बार प्रियंका गांधी पर फोकस करना चाहिए। वो ज्यादा अच्छी वक्ता है, ज्यादा अच्छे मुद्दों को समझती है और ज्यादा अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी युवाओं के बीच है। ठीक है, चलिए ऐसे में परिणाम का इंतजार करना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन चुनावी मैदान में सूरवीर दोनों साइड से उतर गए हैं और किसका कितना इफेक्ट होगा इसके लिए एक बार फिर से हम चर्चा के लिए जुटेंगे। लेकिन दावे दोनों पार्टियों ने करने के बाद इस राजनीति को गरमा दिया है। चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ अमरजीत चावला जी जुड़े, उनका धन्यवाद। श्री चंद सुंदरानी जी समय दिया, उनका धन्यवाद। और अनिल जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए
आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।